माँ की वसीयत। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद रंजीत को याद आया कि माँ ने वसीयत की थी। उस वसीयत को पढ़ने के लिए रंजीत इतना बेचैन हो गया, उसने कुछ दिन का सब्र भी ना किया। जैसे ही रंजीत माँ की अलमारी खोलता है, उसे सामने माँ का खत दिखाई देता है। जिस खत को पढ़कर रंजीत के होश उड़ जाते हैं, सर के ऊपर आसमान गिर पड़ता है, पैरों से ज़मीन निकल जाती है। कहानी जानने के लिए प्लीज़ कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। कहानी बहुत ही अच्छी है, सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर शामिल करें। ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ का खत। रंजीत जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मीनाक्षी ने दरवाज़ा खोला। मीनाक्षी को देखकर रंजीत ने पूछा, मीनाक्षी, माँ कहाँ हैं? इस पर मीनाक्षी तेज़ आवाज़ में बोलने लगी, अरे आजकल तुम्हारी माँ घर में टिकती कहाँ हैं? तुम्हारी माँ के तो पर निकल आए हैं। जब देखो तब घर से गायब रहती है। न जाने ऐसा भी क्या काम पड़ता है इनका घर से बाहर। आज पड़ोस के लोग भी न जाने क्या सोचते होंगे तुम्हारी माँ के बारे में। अरे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारा तो सोचना चाहिए ना। तुम्हारी माँ को जैसे ही तुम ऑफिस के लिए निकल जाते हो, वह भी निकल जाती है तुम्हारे पीछे पीछे। और छुट्टी वाले दिन भी घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन की तो मुश्किल से छुट्टी मिलती है। रंजीत सोचता है, आजकल मीनाक्षी हमेशा यही कह रही है कि माँ घर में नहीं है। रंजीत गहरी सोच में डूब गया कि आखिर माँ जा कहाँ रही है। रंजीत माँ को बहुत अच्छे से जानता था और इतना तो यकीन था कि माँ कुछ गलत नहीं कर रही है। रंजीत की माँ सीता जी ने रंजीत को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था और सीता जी की पूरी दुनिया ही रंजीत था। रंजीत ने जब से होश संभाला था बस माँ को ही देखा था। रंजीत जी सीता जी अकेले ही रंजीत का पूरा ध्यान रखती थीं और उसकी चिंता भी बहुत किया करती थी। सीता जी हमेशा रंजीत को समझाती रहती, सुन, बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, बाहर का खाना मत खाना, ऑफिस पहुंचकर फ़ोन कर देना। माँ की हिदायतें का वह हमेशा ध्यान रखता क्योंकि माँ की चिंता को वह बखूबी समझता था। इसीलिए ऑफिस पहुंचकर भी रंजीत एक बार माँ को कॉल ज़रूर किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से रंजीत देख रहा था कि माँ कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी, अपने आप में खोई खोई सी रहती थी। आजकल जब भी वह माँ को फ़ोन किया करता था तो कभी अपनी सहेली के घर तो कभी घर के काम से बाहर हूँ बोलकर फ़ोन रख देती थी। रंजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ आजकल परेशान सी क्यों है। थोड़ी देर में सीता जी घर पहुंची तो उनका रुआं सा चेहरा देखकर रंजीत की माँ से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रंजीत ने मन में फैसला ले लिया था कि कल को वह माँ के पीछे पीछे जाएगा और पता करेगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन वह घर से ऑफिस का नाम लेकर निकला तो गया, लेकिन वह ऑफिस नहीं पहुंचा। और जैसे ही सीता जी घर से बाहर निकली, वह उनका पीछा करने लगा और अपनी माँ का पीछा करते करते रंजीत वहाँ पहुँच गया जहाँ सीता जी रोज़ जाती थी। रंजीत ने देखा उसकी माँ एक अस्पताल में जाकर घुस गई। रंजीत उनके पीछे पीछे था और वहाँ जाकर वह एक वार्ड में चली गई। रंजीत माँ को इस तरह अस्पताल में जाता देखकर काफ़ी घबरा जाता है। उसके मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं। कहीं माँ को कोई बीमारी तो नहीं? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा। रंजीत उस वार्ड में पहुँच गया जहाँ रंजीत की माँ गई थी।
रंजीत ने पर्दे के पीछे छिपकर देखा तो माँ किसी 70-75 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर रो रही थी और वह बुजुर्ग भी रो रहे थे। रंजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुजुर्ग कौन हो सकते हैं। रंजीत बहुत देर तक अपने ही प्रश्नों के भंवरजाल में उलझा रहा और थोड़ी देर बाद घर वापस लौट आया। रंजीत ने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था कि जब तक वह पूरी सच्चाई को जान नहीं लेगा तब तक वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएगा। और आज जैसे ही माँ आएगी मैं उनसे बात करूँगा। अभी रंजीत कुछ सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो ऑफिस से बॉस का फ़ोन था। हेलो सर। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो रंजीत, तुम्हें कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। मैंने तुम्हारे जाने की टिकट बुक कर दी है और कल सुबह ही तुम्हें निकलना है। तुम अपने जाने की तैयारी कर लो और फाइल भी रेडी कर लो। ये कहकर बॉस ने फ़ोन रख दिया। रंजीत अपने ऑफिस की फाइल के काम करने में व्यस्त हो गया क्योंकि कल सुबह उसे निकलना था। उसकी वजह से वह माँ से बात नहीं कर पाया। सुबह रंजीत ऑफिस के काम के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वह सिर्फ माँ और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचता रहा। सोच रहा था कि जब वापस आ जाऊंगा तो माँ से अच्छे से बैठकर बात करूंगा। 3-4 दिन के बाद जब रंजीत घर वापस आया तो उसने देखा कि माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी। रंजीत ने माँ की जान से सेवा की और वह सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में माँ से बात करना ठीक नहीं होगा। माँ थोड़ा ठीक हो जाएगी तो उनसे उन बुजुर्ग के बारे में पूछूंगा, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते सीता जी ने कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कह दिया। धक से रह गया था रंजीत माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए। उसे बचपन के वो दिन याद आने लगे कि वह एक दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा, यही सोचते हुए रंजीत दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। तेजी से भागते हुए वह टेबल से टकरा गया और टकराने से टेबल पर रखा हुआ कांच का पॉट नीचे जा गिरा था, जिससे वहां पर पूरा कांच ही कांच फैल गया था। किचन में काम कर रही माँ बाहर आकर देखती है तो पूरे फर्श पर कांच ही कांच फैला हुआ होता है। डर के मारे वह रंजीत को अपनी तरफ खींच लेती है और उसको पूछती है, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या ज़रूरत रहती है इतना भाग दौड़ करने की? चुपचाप कमरे में क्यों नहीं रहते? मैं आ तो रही थी, दरवाज़ा खोल लें। माँ की डांट सुनकर रंजीत भी गुस्से से बोलता है, आप ऐसे ही मुझे डांट रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। नाराज़ होकर रंजीत बालकनी में जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद माँ उसकी पसंद की पनीर की सब्ज़ी और रोटी थाली में सजाकर लाती है। माँ ने उसको खाने के लिए कहा, पर रंजीत कहाँ सुनने वाला था। वह मुंह मोड़कर दीवार की तरफ देखने लगा। तभी उसकी माँ की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े और बहते आंसुओं के साथ माँ ने रंजीत से कहा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है, खाना खा ले। माँ के बहते आंसुओं को देख रंजीत भी खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर बस माँ के सीने से लिपटकर रोता रहा, क्योंकि उसको पता था आज सुबह से ही माँ ने भी कुछ नहीं खाया होगा। माँ को दिन भर भूखा रखने का दुख उसकी आंखों से बहते आंसू बयां कर रहे थे। मीनाक्षी की आवाज़ से रंजीत अपने बचपन के दिलों से वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। माँ के चले जाने के बाद
एक दिन रंजीत ने माँ की अलमारी खोली, जिसमें माँ की शादी की फ़ोटो रखी थी और उसके बगल में माँ की एक डायरी भी रखी हुई थी, जिसे माँ अपने अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि अक्सर माँ उसमें अपने मन की बातें लिखा करती थी। रंजीत ने माँ की डायरी खोली तो उसे उसमें एक खत मिला, जिसमें रंजीत का नाम लिखा हुआ था। लेकिन रंजीत ने उसे खोल लिया। माँ ने लिखा था, प्रिय बेटा रंजीत, आज मैं तुझे तेरे पापा के विषय में बताने जा रही हूँ। मेरी शादी तेरे पापा यानी मनोज प्रताप जी से हुई थी और मैं भी तेरे पापा को पाकर बहुत खुश थी। ससुराल में कदम रखते ही मनोज जी के माँ बाबूजी को मैंने अपना मान लिया था और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई या घर को सजाना हो, सभी को मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। छोटा सा परिवार था, मैं भी खुश थी, क्योंकि मनोज जी के माता पिता ने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। सभी बहुत खुश थे और ये खुशी तब और ज़्यादा हो गई जब तूने अपने होने की आहट दी थी। जब तू हुआ तो मैं घर में और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। घर, सास, ससुर और तुम सबको अकेले ही संभाल रही थी। पता ही नहीं चला कि कब तेरे पापा और मेरे बीच अनदेखी दूरी आ गई। मैं घर में व्यस्त और तेरे पापा अपने काम में व्यस्त हो गए। तेरे पापा की सेक्रेटरी माही का अक्सर घर में आना जाना लगा रहता था, कभी काम के सिलसिले में तो कभी ऐसे ही। उसकी खूबसूरती के जाल में तेरे पापा फंसते ही जा रहे थे। कब माही हमारे बेडरूम तक पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। तेरे दादा और दादी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरे पापा किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उन्हें तेरा वास्ता भी दिया था, लेकिन तेरे पापा पर तो जैसे माही के मोहजाल का चश्मा चढ़ा हुआ था। मैंने और तेरे दादा दादी ने तेरे पापा से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने कभी उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे कभी मिलने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहीं पर मुझे तेरे पापा भी दिखाई दिए। उनका जीवन आज दोराहे पर खड़ा था। माही ने आज उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया था, पर माही को तो तेरे पापा से ज़्यादा उनके पैसों से मतलब था। जैसे ही तेरे पापा को बीमारी ने पकड़ा, तो माही ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। माही तो अपने दोस्तों और पार्टी में ही बिजी रहती थी। उसे कभी घर परिवार या तेरे पापा से कोई मतलब ही नहीं था। उसने तो केवल पैसों के लिए तेरे पापा से शादी की थी। तेरे पापा और माही का एक बेटा भी है, जो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा। उन लोगों ने तेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए मैं कुछ दिनों से उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। जिस दिन तुम मेरे पीछे पीछे अस्पताल आए थे बेटा, उस दिन तेरे पापा मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। जो उन्होंने मेरे साथ किया, वह उसका पश्चाताप करना चाहते थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं उन्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते और तेरे पिता होने के नाते मैं उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। ऐसा लगता था माँ लिखते लिखते रो पड़ी थी, क्योंकि आगे के अक्षर धुले पड़ गए थे। माँ के आंसुओं से आगे माँ ने लिखा था, बेटा मुझे पता है तेरे लिए भी उनको माफ़ करना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा कोशिश ज़रूर करना। माफ़ करने की ही हो सके तो उन्हें एक बार अस्पताल देखने ज़रूर चले जाना। वो तुम्हें देखना चाहते हैं। बाकी मुझसे जो गलती हुई होगी वह माफ़ कर देना, तुम्हारी माँ। रंजीत समझ गया था कि माँ कभी पापा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। माँ इतना दर्द,
इतनी तकलीफ़, इतनी पीड़ा अपने अंदर लिए हुए थी। माँ की पीड़ा को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। रंजीत भागकर हॉस्पिटल गया और अपना परिचय उनको दिया। रंजीत को देखकर वह रोने लगे और रंजीत से बोले, मुझे पता है बेटा, तू मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए तो आजकल तू अपनी माँ को यहाँ आने नहीं दे रहा है। लेकिन बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रंजीत ने बुझे मन से उनको माँ की मृत्यु के विषय में बताया। माँ की मृत्यु के विषय में सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने अपना हाथ रंजीत के सिर पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। रंजीत वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। दोनों का इस तरह एक साथ जाना ये प्रमाणित करता है कि दोनों का प्रेम मन की गहराइयों से था। दोस्तों, कभी-कभी हम अपने सच्चे प्यार की कदर ना करते हुए गलत राहों पर भटक जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का पछतावा हमें तब होता है जब हमारी दुनिया ही उजड़ जाती है। तजुर्बा कहता है, हमारा आदमी यूं ही नहीं बहकता। औरत और एक पैसा आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है और बर्बाद करने के पीछे ही वही पैसा होता है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो उसका सही इस्तेमाल करें। आज की कहानी से आपको ज़रूर सीख मिली होगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।